हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 15 आउट ऑफ 15 हम लेकर आए हैं, जो कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। जितने भी 2011 से 2024 अब तक एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब एक सीरीज के माध्यम से चलाई जा रही है। आज की सेट छठवां है। इससे पहले हम 5 सेट करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एसएसटी की प्रीवियस ईयर और सीडीपी की और मैराथन क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? त्रिभाषा सूत्र या शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति या सभी विद्यार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। बहुभाषावाद, बहुभाषावाद में एक व्यक्ति की 2 से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यही शिक्षण में बहुभाषावाद कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जितने ये प्रश्न हम लेकर आए हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है और 15 नंबर पैसेज से आता है, 15 नंबर पेडागोजी। जो इस वीडियो में पेडागोजी हम लोग देखेंगे और जब एग्जाम आएगी तो हम लोग पैसेज भी सॉल्व करेंगे बहुत शानदार जानदार तरीके से। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया में उपागम के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका व पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल हो। और ऑप्शन नंबर 3 संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्णक इकाई यानी कि ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती है। इस श्रवण के इसके यही ध्वनि जो अधोमुखी प्रक्रिया कहलाती है और इस श्रवण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 3 की एक अध्यापिका को अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 समूहों में, इसमें 4-4 समूहों में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद इन शब्दों को किस पर, चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती हैं। तो इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? क्या विषयक यानी कि थीमेटिक उपागम के रूप में, या शब्द जाल के रूप में, या क्रम में रखने का कार्य के रूप में, या शब्द समूह उपागम के रूप में? तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, विषयक यानी कि थीमेटिक उपागम के रूप में। जो ये विषयक होता है यानी कि थीमेटिक उपागम को विषय आधारित अधिगम भी कहा जाता है। किसको? ये विषयक जो थीमेटिक होता है इसे क्या इसे उपागम को विषय आधारित अधिगम भी कहा जाता है। शिक्षार्थियों को कुछ मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विषय को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है और इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? विषयक यानी कि थीमेटिक उपागम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए, अभिकथन ए, भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भाषा कार्यात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। यानी कि आर भी सही है,
और व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा किसी भाषा को संप्रेषणीय समझ या प्रभाव प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर एक हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा। प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा या प्रथम 3 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा या कक्षा 1 से कक्षा 5 तक या कक्षा 1 से कक्षा 2 तक। तो ऑप्शन नंबर एक हम लोग राइट लॉक कर देंगे, प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, क्योंकि एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का क्या स्वागत और देखभाल की जाती है, जहां यह सुरक्षित और उत्तेजक सीखने का क्या होता है एक वातावरण उपलब्ध कराता है और अधिगम के अनुभवों के एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है, जहां अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन अनुकूल होते हैं। ये कौन कहता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर क्या ध्वनियों के समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती हैं, इस कौशल को क्या कहा जाएगा। क्या ध्वनि विज्ञान या समग्र शब्द या टॉप डाउन या वर्तनी से अर्थ उपागम। तो ऑप्शन नंबर एक हम लोग लॉक कर देंगे, ध्वनि उपागम। ध्वनि विज्ञान किसी भाषा की ध्वनि प्रणालियों का अध्ययन और उसके स्वरों का विश्लेषण करता है और वर्गीकरण करता है, जिसमें स्वनिम हुआ, शब्दांश हुआ, संरचना हुआ, बालाघात, लहजा और संयोजन इसमें क्या है ये सब शामिल होती हैं ध्वनि विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय क्या अपनी ही कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है, इसे किस रूप में जाना जाएगा। क्या कोड स्विचिंग के रूप में या कोड मिश्रण के रूप में या कोड अंतरण यानी कि ट्रांसफर के रूप में या कोड बदलना के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक हम लोग लॉक कर देंगे, कोड स्विचिंग के रूप में, क्योंकि कोड स्विचिंग एक भाषाई कोड यानी कि एक भाषा या एक बोली कह सकते हैं, तो एक भाषाई कोड से दूसरी भाषा में स्थानांतरण की प्रक्रिया है, इसे कोड स्विचिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, कोड स्विचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है। सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना या सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना या कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना या लेखन के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर एक हम लोग लॉक कर देंगे, उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना। इसमें क्या होता है, सीखने के प्रतिफल वे दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम में अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए, वही सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य है। प्रतिफल यही कहता है कि अंत में इसमें पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा या विदेशी भाषा। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर पहला है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत दिया है तो संस्कृत यहाँ पे शिक्षा नीति जिक्र नहीं की है,
तो मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं और शास्त्रीय भाषा यानी कि विदेशी और भाषाओं के रूप में। पहली भाषा हम किसको रखेंगे, मातृभाषा या जिसे घर की भाषा कहते हैं या जिसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ये पहली भाषा हो गई। दूसरी भाषा किसे कहेंगे, जो हिंदी भाषा भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, जहाँ पे हिंदी भाषी राज्यों में तो वहाँ पे द्वितीय भाषा आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी के रूप में। तीसरी भाषा में हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषा भाषी दोनों राज्यों या अंग्रेजी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में। और इसमें देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी त्रिभाषा सूत्र को लचीले रूप में लागू करने की अनुशंसा करती है। कौन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और यह शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन करो की अनुशंसा करती है। तो आप लोग से पूछ देगा कि वैकल्पिक भाषा के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा को क्या करती है, अनुशंसा करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा और शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि आकलन से क्या आशय है। बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, बिल्कुल सत्य। बहुविध यानी कि अनेक प्रकार की एक्टिविटी आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे हम लोग का लॉक हो जाएगा, बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन। इसमें क्या है, इस रचनात्मक आकलन के उद्देश्य को पूरा करने और शिक्षार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के योग्य बनाने के लिए शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान, क्या शिक्षण कार्य के दौरान, जब पाठ्यक्रम चला रहे होंगे तो उसी समय यानी कि शिक्षण कार्य के दौरान विविध आकलन उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यही फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है कि शिक्षण कार्य के दौरान विविध आकलन उपकरणों का प्रयोग करना। तो बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुल भौतिक प्रक्रिया यानी कि टीपीआर। टीपीआर का मतलब होता क्या है, टोटल फिजिकली रिस्पॉन्स, यानी कि आपके जितने फिजिकली आपके जितने बॉडी स्ट्रक्चर कार्य कर रहे हैं वही कहलाता है भौतिक प्रक्रिया यानी कि टीपीआर यानी कि टोटल फिजिकली रिस्पॉन्स। किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होगी, तो जिसमें कार्य क्रिया एक्टिविटी देखने के भौतिक समग्र रूप से मिले वही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, क्रिया करके सीखने वाले, यानी कि टोटल फिजिकली रिस्पॉन्स जिसमें हो वही क्रिया करके सीखने वाले। ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया करके सीखने वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अपने मन से एक भी क्वेश्चन हम नहीं लेकर आए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती हैं कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं। इस पे दीवार पे आड़ी जैसे ऐसे 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 जैसे चाहे वैसे, यानी कि दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है, या आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, बिल्कुल सत्य, आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए ये बच्चों को प्रोत्साहन दे रही हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिशु को लेखन सिखाने का अर्थ सर्वप्रथम उसे लेखनी पकड़ना सिखाना है। पहले अगर आड़े तिरछी करेंगे तो पहले वो पकड़ के ही तो तिरछी रेखाएं सब आड़े तिरछी लाइनें बनाएगा। तो वही है कि सर्वप्रथम उसे लेखनी पकड़ना सिखाना है, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद शिशु को आड़ी तिरछी लाइनें खींचनी सिखानी से है। वैज्ञानिकों के अनुसार, मतलब वैज्ञानिकों का मत है कि लिखने और पढ़ने की क्रिया साथ साथ करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है
जिसका उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, या भाषा संगम, या बहुभाषिक शिक्षा, या भाषा भारत। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें क्या है दोस्तों, 22 भारतीय भाषाओं यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। तो यही है कि 22 भारतीय भाषाओं के दैनिक उपयोग में आने वाले बुनियादी वाक्य को सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। किसकी पहल है, तो शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूहों में बांटती हैं। किसमें, 5-5 के समूहों में बांटती हैं और 6 वाक्यों को का एक अनुच्छेद पढ़ती हैं। क्या, 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ती हैं। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना है और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पुनर्लेखन करना है। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं, बल्कि मिलते जुलते अर्थ में इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। क्या श्रवण गतिविधि, या वाक्यों का श्रुतलेख, या अनुच्छेद श्रुतलेख, या लेखन गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा, अनुच्छेद श्रुतलेख। क्योंकि अनुच्छेद श्रुतलेख एक सरल तकनीक है जिसे शिक्षक शिक्षण में लागू कर सकती है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें छात्रों को वह लिखना होता है, जिसे शिक्षक अधिकतम 3 बार 2 बार यानी कि 3 बार अधिकतम है पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अनुच्छेद श्रुतलेख। श्रुतलेख उसे कहते हैं जो सुनकर लिखा हुआ लेख, वही श्रुतलेख होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद श्रुतलेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थी की सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का उल्लेख यानी कि अभिलेख या रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। क्या सतत आकलन कहलाएगा, या पोर्टफोलियो आकलन, योगात्मक आकलन, या अधिगम आकलन। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन में बच्चे की क्या कमी है, क्या अचीवमेंट, गुड अचीवमेंट, बैड अचीवमेंट जितने होते हैं, बिहेवियर बच्चों के रिकॉर्ड होती है, सब एक पोर्टफोलियो में उसका आकलन होता है। माता पिता नाम, जितने भी बच्चे से जुड़ी एक्टिविटी होती है, और एक क्लास से जब अगले नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं बच्चे, तो वो फाइल क्या होती है कि नेक्स्ट क्लास में दे दी जाती है, जिससे बच्चों का जितनी अचीवमेंट है सब उसके बारे में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, पोर्टफोलियो आकलन। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।